हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, आकाश गंगा क्या होता है लाल दानव या निहारिका, मंदाकिनी क्या है और तारामंडल की क्या विशेषताएं होती है। तो चलिए हम बारी बारी से जानते हैं अपने इस ब्रह्मांड को। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में। जी हाँ, ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। जी हाँ, ब्रह्मांड का अध्ययन हिंदी में ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, वहीं अंग्रेजी में से कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन किस में किया जाता है, और आंसर में आपको कॉस्मोलॉजी रहता है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड होता क्या। जी हाँ, देखिए ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाश गंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड को शामिल किया जा सकता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आकाश गंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहा जाता है। देखिए ब्रह्मांड के संदर्भ में आइंस्टीन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, जिसका नाम है सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत। और इसके अनुसार समस्त स्थान एवं समस्त गुरुत्व के कारण एक अंतहीन चक्र के रूप में आबाद है, क्योंकि ब्रह्मांड का ना तो कोई केंद्र है, ना ही कोई आरंभिक किनारा। आइंस्टीन महोदय के अनुसार कि सापेक्षता के जो विशिष्ट सिद्धांत उन्होंने दिया, इसके अनुसार उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का कोई ना तो केंद्र है और ना ही कोई अंतिम किनारा है। और ब्रह्मांड के संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिया गया है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संदर्भ में तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक सिद्धांत है सतत सृष्टि सिद्धांत। जी हाँ, और इसके प्रतिपादक थे थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। जी हाँ, सतत सृष्टि के सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। वहीं दूसरा जो सिद्धांत था उसका नाम था संकुचन विमोचन का सिद्धांत, या कहे तो दोलन का सिद्धांत, और इसको दिए थे डॉक्टर एलेन सांडेज ने। डॉक्टर एलेन सांडेज ने संकुचन विमोचन का सिद्धांत दिए थे। और सर्वमान्य सिद्धांत की बात करें तो महाविस्फोट सिद्धांत को ही सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में माना गया है। ज़्यादातर वैज्ञानिकों का इस सिद्धांत में अपनी सहमति है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो एब जॉर्ज लेमेत्रे इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो चलिए जानते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी होता क्या है। देखिए महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार से अपना संपूर्ण ब्रह्मांड आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व क्या था, एक अत्यंत सघन पिंड था। क्या था, एक अत्यंत सघन पिंड था। और विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांडी पदार्थ चारों ओर फैल गए थे। क्या हुआ था, और जब यह सघन पिंड का क्या हुआ, विस्फोट हुआ, तब यह चारों ओर फैल गया, और यही पदार्थ बाद में क्या कहलाया, गैलेक्सी या आकाशगंगा कहलाया। और जब यह अत्यंत सघन पिंड का क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट के बाद यह पदार्थ इधर उधर फैल गया, और इसे क्या कहा गया, गैलेक्सी या आकाशगंगा कहा गया। आज से करोड़ों वर्ष बाद भी ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन एक स्थान पर स्थित है, जिसके अनेक पिंड गुरुत्व द्वारा आपस में स्थिर है। आज भी ऐसा माना जा रहा है कि आज भी अपना ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है, और अनेक पिंड जो है गुरुत्व के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खगोल वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं जान सके हैं कि ब्रह्मांड खुली है या बंद है। जी हाँ, इस पर अभी भी कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि अपना ब्रह्मांड जो है वह बंद है या खुली हुई है। वहीं एक और तथ्य है कि ब्रह्मांड का फैलाव होता रहेगा या बंद हो जाएगा, इसका भी पता अभी तक नहीं चला है। ब्रह्मांड का फैलाव होता रहेगा या ब्रह्मांड बंद हो जाएगा, इसका पता भी अभी तक नहीं चला है। जैसे यह पता नहीं है कि ब्रह्मांड बंद है या खुली है। अब जानते हैं कि ये आकाश गंगा गैलेक्सी क्या होता है। ये आकाश ब्रह्मांड के अंदर जो हम लोग गैलेक्सी की चर्चा किए हैं, तब हम लोग जानेंगे कि ये गैलेक्सी क्या होता है। देखिए ये आकाश गंगा जो है, इसके अंतर्गत क्या क्या रहता है। इसके अंतर्गत सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो है तारा। दूसरा चीज़ है निहारिका। निहारिका के बारे में आगे जानेंगे कि निहारिका से ही तारा का निर्माण होता है। निहारिका के द्वारा ही तारा का क्या होता है, निर्माण होता है। और अंतर तारकीय पदार्थ, जिसमें तारों वाली गुण होता है, उसको अंतर तारकीय पदार्थ बोलते हैं। इसका एक विशाल समूह होता है। आकाशगंगा क्या है, तारा, और तारा से पूर्व जो निहारिका होती है, निहारिका और अंतर तारकीय पदार्थों का क्या है, एक विशाल समूह है। और एक आकाशगंगा में करोड़ों तारों का परिवार है। एक आकाशगंगा में करोड़ों तारों का परिवार है, जो गुरुत्व के कारण आपस में एक दूसरे को रोके रखता है। और यह तारा एक दूसरे से गुरुत्व ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है।
आकाश गंगा में गैस एवं धूल कणों की भी उपस्थिति होती है। आकाश गंगा जो है इसमें गैस और धूल कणों की भी उपस्थिति होती है। अब देखिए, अगर हम आकाश गंगा के प्रकार के बारे में जानें, देखिए टाइप्स ऑफ गैलेक्सी में हम लोग जानेंगे कि एक सर्पिल गैलेक्सी होता है। कैसा होता है? सर्पिल होता है। दूसरा कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। और तीसरा होता है अव्यवस्थित। तीसरा क्या होता है? अव्यवस्थित। तो हम लोग जिस आकाश गंगा में है वह सर्पिलाकार है। जिस आकाश गंगा में हम लोग हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि हम लोग मंदाकिनी आकाश गंगा में हैं। और मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिल है। और मंदाकिनी को ही दुग्ध मेखला और मिल्की वे भी बोला जाता है। देखिए, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे तीनों एक ही चीज़ है। मंदाकिनी, दुग्ध मेखला और मिल्की वे तीनों क्या है? एक ही नाम। मिल्की वे मंदाकिनी को ही बोला जाता है, दुग्ध मेखला भी मंदाकिनी को ही बोला जाता है। और हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी कहते हैं और अन्य नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दुग्ध मेखला और मिल्की वे क्या होता है। देखिए, इसकी आकार कैसा होता है? तो इसकी आकार सर्पिलाकार है, जिसकी 3 भुजाएं हैं। जिस मंदाकिनी में हम लोग रह रहे हैं, जिस आकाश गंगा में रह रहे हैं, उसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है और इसकी 3 भुजाएं हैं। और मंदाकिनी का व्यास जो है वह 1 लाख प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी का व्यास, रेडियस कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष। और सूर्य आकाश गंगा की दूसरी भुजा पर है। सूर्य क्या है? आकाश गंगा की दूसरी भुजा पर है। सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर लगभग 2250 वर्षों में लगता है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि सूर्य स्थिर है। नहीं, सूर्य भी अपने आकाश गंगा के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। और एक परिक्रमा लगाने में सूर्य को 2250 लाख वर्ष लग जाता है। 2250 लाख वर्ष में सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेता है। वहीं अपना निकटतम आकाश गंगा जो है, जिसको देवयानी बोला जाता है, निकटतम आकाश गंगा का नाम क्या है? देवयानी है, जो 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। वहीं नवीनतम आकाश गंगा है, उसका नाम ड्वार्फ है। तो सबसे नवीनतम आकाश गंगा जिसे खोजा गया उसका नाम ड्वार्फ है। और अपने मंदाकिनी से सबसे निकटतम आकाश गंगा जो है उसका नाम देवयानी है, जो कि 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण है निहारिका। और हम आगे चर्चा कर चुके हैं कि निहारिका से क्या होता है? तारों का निर्माण होता है। निहारिका से ही तारों का निर्माण होता है। तो निहारिका क्या होता है? ये धूल और गैस का मेघ होता है। ये क्या है? निहारिका क्या है? नेबुला क्या है? तो ये धूल और गैस का क्या है? मेघ है। ठीक है, धूल और गैस का मेघ को निहारिका करते हैं और निहारिका से ही तारा का निर्माण होता है। आगे हम जानेंगे कि तारा का निर्माण किससे हो रहा है? तो निहारिका से हो रहा है। तारा का निर्माण निहारिका से हो रहा है। और इसका आकार की जब हम बात करेंगे कि एक तारा, एक स्टार का आकार कितना हो सकता है, तो देखिए इसका आकार सूर्य के व्यास से 450 गुना छोटे से लेकर के 1000 गुना बड़े तक होते हैं। सूर्य का जो व्यास है, एक तारा का व्यास 450 गुना छोटा भी हो सकता है और सूर्य के व्यास से 1000 गुना बड़ा भी हो सकता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य से तारा कितना बड़ा, 1000 गुना बड़ा भी हो सकता है और 450 गुना छोटा भी हो सकता है। वहीं जब हम इसकी द्रव्यमान की बात करें तो ये सूर्य के द्रव्यमान से 1/20 से लेकर के 50 गुना तक होता है। मतलब सूर्य का जितना द्रव्यमान होगा उसका 50 गुना द्रव्यमान भी एक तारा का होगा और 1/20 गुना भी उसका द्रव्यमान होगा। वहीं तापमान की बात करें तो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 50,000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। एक तारा का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। देखिए, जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतना ही कम होता है। तो जो तारा जितना चमकता है, समझ जाइए कि उस तारा की आयु उतना कम होते जा रही है। वो तारा क्या हो रहा है? बूढ़ा होते जा रहा है। वहीं तारों में उपस्थित गैस की अगर हम बात करें कि तारों में कौन सी गैस उपस्थित होता है, तो तारों में सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन गैस। जी हाँ, तारों में सबसे ज़्यादा 71% हाइड्रोजन होता है। वहीं 26.5% क्या होता है? हीलियम होता है। 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम। और अन्य एलिमेंट्स जितना है, तत्व है, वो सब कितना है? 2.5% में ही रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन 71% और उसके बाद हीलियम 26.5% होता है। वहीं तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में
संलयन की प्रक्रिया होती है। तारों के निर्माण में क्या होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। दो एक महत्वपूर्ण बात आप जानिए कि क्वार्ट्ज क्या होता है। ये क्वार्ट्ज क्या होता है, देखिए ब्रह्मांड में बिखरे अर्धतारीय पदार्थ जिनसे रेडियो तरंगें निकलती है, तो जिनसे रेडियो तरंगें निकलती है ना, ब्रह्मांड में जो गैलेक्सी में जो अर्धतारीय पदार्थ है, जो पूर्ण रूपेण तारा नहीं है उसको अर्धतारीय बोलेंगे, और जिससे रेडियो तरंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग क्वार्ट्ज बोलते हैं। वहीं हम चर्चा करेंगे कि लाल दानव क्या होता है, रेड जायंट्स क्या होता है। तो जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उनमें लालिमा दिखने लगती है। हम चर्चा किए थे कि जब तारा चमकने लगता है नहीं तो क्या होता है, उसका आयु धीरे धीरे कम होते चला जाता है। यही बात है कि तारा में हाइड्रोजन घटने लगा तो क्या होगा, उसमें लालिमा दिखने लगती है और वो अपने मृत्यु के नज़दीक हो जाता है और लाल दिखने लगता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, रेड जायंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेड जायंट्स। वहीं देखिए वामन तारे, ड्वार्फ स्टार क्या होता है। वामन तारे क्या होते हैं, जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वामन तारा कहलाता है। जिस तारा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है तो आकार में निश्चित रूप से अगर प्रकाश कम है तो आकार में वह छोटा होगा, द्रव्यमान भी उसका कम होगा, इसलिए वो क्या होगा, वामन तारे, ड्वार्फ स्टार मतलब बौना तारे कहलाएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से कम प्रकाश, इसका मतलब क्या, उसका द्रव्यमान कम होगा नहीं, और उसका क्या होगा, उसका रेडियस भी कम होगा। ठीक है, तो वह क्या होगा, बौना तारा कहलाएगा, वामन तारे कहलाएगा, ड्वार्फ स्टार कहलाएगा। वही एक और महत्वपूर्ण है नोवा। नोवा क्या होता है, एक होता है सुपरनोवा, एक होता है नोवा। चलिए पहले नोवा को जानते हैं फिर हम लोग सुपरनोवा को जानते हैं। देखिए कभी कभी धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है, धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस आ जाता है। इस प्रकार के तारा को क्या कहते हैं, नोवा कहते हैं। वहीं सुपरनोवा किसको बोलते हैं, तो 20 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड जिस तारा में होता है उसको हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं। लेकिन वही नोवा में जब अगर मैग्नीट्यूड 20 से ज़्यादा है तब वो क्या कहलाएगा, सुपरनोवा। देखिए उसके बाद है कृष्ण विवर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लैक होल। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है और इससे संदर्भित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, बार बार पूछेंगे, इसलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जाना जरूरी है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए ब्लैक होल होता क्या है, इसके बारे में अमेरिकी भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर, इसके बारे में सबसे पहले अमेरिकी भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर ने 1967 में ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। जॉन व्हीलर क्या किया था, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। देखिए सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से अधिक द्रव्यमान वाले तारे, सूर्य का जो द्रव्यमान है उससे 3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले तारे का जब अंत होता है तो यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व से नहीं निकल पाता है। सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना द्रव्यमान वाले तारे का जब अंत होता है, जब वो अपने मृत्योन्मुख की ओर जाता है, तब क्या होता है, वह इतना सखंड हो जाता है, इतना सखंड हो जाता है कि प्रकाश भी उसके गुरुत्व से नहीं निकल पाता है और इस प्रकार वहाँ का क्षेत्र क्या हो जाएगा, अंधकार में। जब प्रकाश ही नहीं निकल पाएगा तो क्या हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा और इसे देखा नहीं जा सकता है और इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक होल। तो सूर्य से 3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले तारे का जब मृत्यु होगा तो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। देखिए उसके बाद है न्यूट्रॉन स्टार। जी हाँ, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद, चूँकि सुपरनोवा है 20 मैग्नीट्यूड से अधिक वाले तारे, उसका जब विस्फोट होगा तो क्या होगा, न्यूट्रॉन युक्त तारीय पदार्थ है ना, तो उसमें से जो न्यूट्रॉन युक्त तारीय पदार्थ होता है वही कहलाता है न्यूट्रॉन तारा। सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो न्यूट्रॉन युक्त तारीय पदार्थ होता है उसको न्यूट्रॉन तारा बोला जाता है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण है पल्सर। जी हाँ, पल्सर के बारे में जानिए। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहते हैं, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ते, और जो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग को छोड़ता है। पल्सर क्या होता है, घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है। पल्सर क्या है, घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है। चलिए आगे देखते हैं कि तारा के जीवन चक्र क्या होता है, तारा का जीवन काल क्या है, तारा कितना दिन जीता और जीता है तो कैसे जीता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसका निर्माण ऊपर भी चर्चा कर दिए थे कि इसका निर्माण किससे होता है, तो निहारिका से होता है। नहीं, निहारिका से होता है। एक तारे के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण बल, गैस एवं धूल के बादल के गोले के आकार में संगठन, गति, उच्च ताप एवं संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो तारा का निर्माण कैसे होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गैस और धूल के बादल जो है उसका संगठन होता है। वो किस आधार पर होता है,
तो गति के आधार पर, उच्च ताप के आधार पर एवं संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। तारा का निर्माण कैसे होगा? संलयन अभिक्रिया और उच्च ताप पर। उसके बाद है कि इसका प्रथम अवस्था जो होता है उसको बोला जाता है प्रोटोस्टार। तारा का निर्माण निहारिका से जो होता है, तो निहारिका से सबसे पहले क्या बनता है? प्रोटोस्टार बनता है। क्या बनता है? प्रोटोस्टार। ठीक है। और किसी तारे के जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करता है। किसी तारा का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर करता है। जो तारा जितना बड़ा होगा उसका जीवन काल उतना ही कम होगा। जो तारा जितना बड़ा उसका जीवन काल उतना ही कम। जो तारा जितना बड़ा उसका जीवन काल उतना ही कम। जो तारा जितना छोटा उसका जीवन काल उतना ही ज़्यादा। उसके बाद है सूर्य के आकार के तारे का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य के आकार का जो तारा होता है उसका जीवन काल कितना होता है? 10 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य के आकार के तारे का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। उसके बाद है कि वृद्धावस्था में तारे की बाहरी सतह फैलती है। जब वह वृद्धावस्था में जाता है तो इसका बाहरी सतह क्या होता है? फैलता है और वह ठंडा होता है, साथ ही चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को लाल दानव या सुपर लाल दानव कहते हैं। स्वाभाविक है कि बाहरी सतह फैलेगा तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही ठंडा होगा, है ना, तो उसका चमक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बड़ा तारा है तो सुपर लाल दानव बनेगा, छोटा तारा है तो लाल दानव बनेगा। ठीक है। विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुसार मृत्यु के 3 दिशाओं में परिवर्तित हो जाता है। और जब विस्फोट होता है, तारा का लास्ट में क्या होता है? विस्फोट होता है। और जब विस्फोट होता है तो वो 3 तरह का बन जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो 3 तरह का किस किस रूप में जाता है। देखिए, जो सूर्य के समान छोटे तारा होता है ना, इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुनी की सीमा से अंदर होता है। तो वहाँ विस्फोट के बाद पहले श्वेत बावन बनता है। क्या बनता है? श्वेत बावन। और अंत में कृष्ण बावन बनता है। क्या बन जाता है? कृष्ण बावन के रूप में अपने मृत्यु की अंतिम अवस्था में पहुँच जाता है। तो सूर्य के मोटा मोटी का है तो 1.5 गुना से कम का जो तारा होता है वो क्या होता है? पहले श्वेत बावन बनेगा विस्फोट होने के बाद, और श्वेत बावन से फिर क्या हो जाएगा? कृष्ण बावन हो जाएगा। सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से कम जो है, 1.44 गुना से कम जो है, वो पहले श्वेत बावन बनेगा। लाल है तो धीरे धीरे पहले उजला होगा, उजला से फिर क्या हो जाएगा? वो काला हो जाएगा। तो उजला जब बना तो श्वेत बावन, और काला हो गया तो कृष्ण बावन। ठीक है। जो मध्यम आकार के तारे होते हैं तो इसके द्रव्यमान क्या होता है? सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से 3 गुना तक होता है। मध्यम आकार का जो तारा होता है वह सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से 3 गुना तक होता है। और ये विस्फोट के बाद क्या करते हैं? न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं। क्या करते हैं? ये न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं। और एक तीसरा होता है बड़े आकार के तारे, और इसका द्रव्यमान क्या होता है? सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से अधिक बड़े होते हैं। तो ब्लैक होल कौन बनेगा? जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से ज़्यादा है। ब्लैक होल कब बनेगा? जब सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से ज़्यादा है तारा का द्रव्यमान, तो ब्लैक होल बनेगा। और 1.5 गुना से 3 गुना तक है तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। और 1.5 गुना से कम है तो पहले श्वेत बावन बनेगा, तब कृष्ण बावन बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चंद्रशेखर सीमा है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। चंद्रशेखर सीमा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में यह सीमा निर्धारित की। और सौभाग्य की बात है कि ये चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण कौन किया था? अपने भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 ईस्वी में किया था। और इन्होंने 1.44 सॉरी के द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा का था। इन्होंने ही डिवाइड किया था कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम वाले पहले श्वेत बावन और तब कृष्ण बावन, 1.44 से 3 गुना तक वाले न्यूट्रॉन तारे और 3 गुना से अधिक वाले ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने ही 1.44 सॉरी के द्रव्यमान मतलब सूर्य के सापेक्ष द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा था। और इन्होंने कहा था कि कम द्रव्यमान वाले श्वेत बावन बनाते हैं, अधिक द्रव्यमान वाले न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल के रूप में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो समझ गए होंगे कि चंद्रशेखर सीमा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट में है तारामंडल। लास्ट में क्या है? तारामंडल। देखिए, तारामंडल में क्या होता है कि तारों का एक समूह होता है और इसकी एक विशेष आकृति होती है। तारों की एक समूह जो विशेष आकृति लिए हुए होती है उसको हम लोग तारामंडल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। आकाश में जब हम लोग देख रात के समय में तो बहुत सारे तारा दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ तारे ऐसे होते हैं जो एक विशेष समूह में दिखाई देते हैं। और इस समूह
के तारे को क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, संघ जो है, उसके अनुसार अभी तक ज्ञात कुल 88 तारामंडल है और इनमें से क्या है, अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध से देखा जाता है और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध से अधिकतर तारामंडल को देखा जाता है। सप्तऋषि तारामंडल की आकृति भालू से मिलती है और सप्तऋषि तारामंडल जो है इसकी आकृति भालू से मिलती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।